सोचिए, एक ऐसा मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आज 1 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो भी बिना क्रैश हुए। ये अपने आप में मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक ऐसा कोड जिसे 70 साल पहले लिखा गया था, जिसमें समय समय पर 100 से अधिक बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। और फिर भी ये सिस्टम आज तक मजबूती से काम कर रहा है। हाँ, तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं, यानी भारतीय संविधान की पूरी रूपरेखा और उसके तंत्र को समझाने वाला एक बहुत ही दिलचस्प माइंड मैप। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि इतनी विविधताओं, भाषाओं और संस्कृतियों वाले इतने बड़े देश को एक साथ बांध कर रखने वाला ये दस्तावेज आखिर काम कैसे करता है। और हमारे स्रोत एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं, ये कोई धूल खाती हुई पुरानी नियम पुस्तिका नहीं है। सही कहा। बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब एक लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, और जीवंत दस्तावेज कहना मतलब ये अपने आप में बहुत भारी दावा है। बिल्कुल है। और जब मैं संविधान सभा की बहसों का अध्ययन कर रही थी, विशेष रूप से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दृष्टिकोण का, उनका क्या विजन था, तो ये बात साफ उभर कर आती है कि उनका उद्देश्य केवल एक कठोर कानूनी ढांचा खड़ा करना नहीं था, क्योंकि कोई भी कानून अगर पत्थर की लकीर बन जाए तो वो टूट सकता है। हाँ, वो बदलते समाज के बोझ तले टूट जाता है। वे एक ऐसा तंत्र बना रहे थे जो सांस ले सके, जो भविष्य की उन चुनौतियों को भी संभाल सके जिनकी उस समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मतलब इसे जीवंत इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने अंदर सुधार करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस दस्तावेज के आकार पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है। माइंड मैप के आंकड़े बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा कोड नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। एक विशाल संरचना है ये। हाँ, और अगर मैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनोलॉजी पर वापस लौटूं, तो ये एक लोकतांत्रिक शासन का पूरा आधार तय करता है। मतलब ये तय करता है कि देश का एडमिन कौन होगा, यूजर्स के पास क्या अधिकार होंगे, और अगर सिस्टम में कोई एरर आए तो उसे फिक्स कैसे किया जाएगा। ये राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। उफ, आपकी ये नॉलेज इस संदर्भ में काफी सटीक है, लेकिन इस भारी भरकम आकार के पीछे एक बहुत तार्किक कारण भी है। अच्छा। अक्सर ये सवाल उठता भी है कि इसे इतना विस्तृत बनाने की जरूरत ही क्या थी। देखिए, इसका कारण यह है कि भारत जैसे देश में जहां सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बहुत गहरी थी, बिल्कुल, वहां निर्माता कोई भी चीज भविष्य की सरकारों के अनुमान पर नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रशासनिक विवरणों को भी इसीलिए संविधान का हिस्सा बनाया गया, ताकि नई सरकारें किसी अस्पष्टता का फायदा न उठा सकें, है ना? एग्जैक्टली पकड़े हैं। आकार विशाल जरूर है, लेकिन हर एक अनुच्छेद उस सिस्टम को स्थिर रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अगर ये इतना बड़ा सिस्टम है तो इसका कोई ना कोई कोर कोड या कोई डिजाइन फिलॉसफी तो होगी जो इसे एक दिशा देती है। हमारे स्रोत इस कोर कोड को प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के रूप में परिभाषित करते हैं। ओह, प्रस्तावना को पूरे संविधान की आत्मा माना जाता है। अच्छा। ये कोई साधारण शुरुआत नहीं है, बल्कि ये उन सभी लक्ष्यों और आदर्शों का निचोड़ है जिन्हें हासिल करने के लिए पूरा ढांचा खड़ा किया गया है। मैंने देखा इसमें कुछ बहुत ही भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाँ, 4 मुख्य स्तंभ है: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन शब्दों को अक्सर राजनीतिक भाषणों में बहुत उछाला जाता है। बिल्कुल उछाला जाता है। लेकिन अगर मैंने सिस्टम के डिजाइन के नजरिए से डिकोड करें तो आम श्रोताओं के लिए इनका असल मतलब क्या है? अगर हम उसी तकनीकी भाषा में बात करें तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि इस सिस्टम का कोई मास्टर कंट्रोल किसी बाहरी सर्वर या विदेशी ताकत के पास नहीं है। मतलब ये अपने फैसले खुद लेता है। हाँ, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम धर्म के खिलाफ है। तो फिर क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी यूजर एप्स यानी सभी धर्मों को एक समान ट्रीट करेगा। राज्य का अपना कोई डिफॉल्ट धर्म नहीं होगा। ओह, ये एक बहुत ही स्पष्ट डिजाइन चॉइस है। और बाकी के 2 शब्द समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये सुनिश्चित करते हैं कि संसाधनों का बंटवारा न्याय संगत हो, और जो लोग इस सिस्टम को चलाएंगे यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उन्हें जनता खुद चुनेगी। अच्छा, तो ये केवल शब्द नहीं है, ये राज्य और नागरिकों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं। बिल्कुल, यही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। स्रोतों से एक और तथ्य जो बहुत प्रमुखता से सामने आता है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ, सबसे बड़ा। अब जब कोई भी ढांचा इतना विशाल होता है, चाहे वो कोई गगनचुंबी इमारत हो या कोई पुल, हाँ, तो किसी के भी दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आ सकता है, इतनी विविधताओं वाले देश में जहां हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, क्या भारी राजनीतिक या सामाजिक दबाव पड़ने पर यह विशाल ढांचा बिखर नहीं जाएगा? इसे टूटने से आखिर क्या रोकता है? यहीं पर इसका इंजीनियरिंग डिजाइन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। हाँ, बताइए। किसी भी गगनचुंबी इमारत को आंधी तूफान में टूटने से बचाने के लिए उसे थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है ताकि वो हवा के साथ हल्का सा झूल सके। अच्छा, लेकिन उसकी नींव तो बहुत कठोर होनी चाहिए ना? बिल्कुल, और हमारा संविधान इसी लचीलेपन और कठोरता का एक बेहद दुर्लभ मिश्रण है। ये कैसे काम करता है? देखिए, इसके कई हिस्सों को आसानी से बदला जा सकता है जो उसका लचीलापन है, लेकिन इसकी एक मूल संरचना है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता। हाँ, और स्वतंत्र न्यायपालिका। इसे कोई भी बहुमत वाली सरकार चाहकर भी नहीं बदल सकती। ये इसकी कठोरता है। मतलब कोड लॉक किया हुआ है। एकदम। इसके अलावा ढांचागत रूप से ये एक संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। हाँ, राज्य अपने मामलों में स्वतंत्र है, लेकिन इसमें एक एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस भी डाला गया है। एकात्मक झुकाव से मतलब है कि जब सिस्टम पर कोई बड़ा खतरा मंडराता है, हाँ, तो सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। बिल्कुल, यही होता है। सामान्य दिनों में ये सिस्टम एक फेडरल नेटवर्क की तरह काम करता है जहां हर राज्य के पास अपनी पावर है, तो ये पूरा ढांचा तुरंत एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बदल सकता है। अरे वाह। हाँ, यही वो डिजाइन है जो सुनिश्चित करता है कि चाहे जो हो जाए देश एकजुट रहे। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अब इस बुनियादी ढांचे और कोड डिजाइन को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि ये सिस्टम यूजर्स को यानी हम नागरिकों को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करता है। जी। माइंड मैप में मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को नागरिकों के सबसे बड़े टूल के रूप में दिखाया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए महज वादे नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। हाँ, किस चीज को बैलेंस करते हैं? ऐतिहासिक रूप से देखिए, राज्य या सरकार हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था होती है। उसके पास पुलिस है, सेना है, इतने संसाधन है। सही बात है।
एक आम नागरिक उस शक्ति के सामने तो बहुत कमजोर होता है। बिल्कुल। ऐसे में मौलिक अधिकार क्या करते हैं, वे सीधे तौर पर राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। अच्छा, मतलब एक बैरियर बना देते हैं। हाँ, ये सिस्टम सरकार को निर्देश देता है कि वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों का हनन करे। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, एक बहुत मजबूत कवच। और अगर हम स्रोतों में दिए गए अधिकारों को करीब से देखें तो ये कवच बहुत ही व्यापक लगता है। इसमें कई परतें हैं। जैसे समानता का अधिकार, जो ये तय करता है कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या आम नागरिक। सही कहा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, जो विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की आजादी देता है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राज्य किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, या किसी के विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं दबा सकता क्योंकि वे सरकार से मेल नहीं खाते। लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठता है यहाँ। पूछिए। कोई भी इतना मजबूत सुरक्षा कवच या सिस्टम प्रिविलेज बिना किसी कीमत या जिम्मेदारी के तो नहीं मिलता होगा। अगर नागरिक सिर्फ अधिकार ही मांगते रहें तो क्या सिस्टम एक तरफा नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। अधिकारों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जब 1950 में मूल संविधान लागू हुआ था तब उसमें नागरिकों के कर्तव्यों का कोई अलग से जिक्र नहीं था। अच्छा, शुरुआत में नहीं थे? नहीं, निर्माता शायद ये मानकर चले थे कि जो नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेंगे वे अपनी जिम्मेदारियां खुद समझेंगे। लेकिन माइंड मैप में तो मौलिक कर्तव्यों का पूरा एक हिस्सा दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, क्योंकि समय के साथ ये महसूस किया गया कि अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक स्पष्ट संतुलन होना जरूरी है। एक बैलेंस चाहिए था। इसीलिए बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आज हमारे पास कितने कर्तव्य हैं? आज हमारे पास कुल 11 ऐसे कर्तव्य हैं और ये समझना जरूरी है कि ये कोई कानूनी डंडा नहीं है। मतलब अगर कोई इनका पालन नहीं करता तो सीधे तौर पर उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, तो फिर इनका फायदा क्या है? ये एक बहुत ही मजबूत नैतिक अनुस्मारक है, एक मॉरल रिमाइंडर। मतलब ये नागरिकों को याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और देश की मिश्रित संस्कृति का सम्मान करना। अगर आप सिस्टम से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं तो सिस्टम भी आपसे उम्मीद करता है। ठीक, यही बात है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार अराजकता की तरफ ले जा सकते हैं और बिना अधिकारों के कर्तव्य तानाशाही की तरफ। वाह, क्या बात है। अब यहाँ से चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। हमारे पास एक कोर डिजाइन है, अधिकार हैं और कर्तव्य भी हैं, लेकिन नियमों का होना एक बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल अलग बात। बिल्कुल। माइंड मैप में शासन के संचालन के 3 मुख्य स्तंभों का विस्तार से चित्रण है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, किसी भी बड़े ढांचे को चलाने के लिए काम का बंटवारा बहुत जरूरी है। एक ही संस्था नियम नहीं बना सकती, उन्हें लागू नहीं कर सकती और विवादों का फैसला भी नहीं कर सकती। तो शक्तियों को बांट दिया गया। हाँ, विधायिका यानी हमारी संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, उसका मुख्य काम देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से कानूनों का निर्माण करना है। ठीक है, कानून बन गए। फिर आती है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद आती है। उसका काम है उन कानूनों को रोजमर्रा के प्रशासन में लागू करना। अगर हम इसे यहाँ थोड़ा रोक कर मतलब एक संभावित स्थिति की कल्पना करें। जी बताइए। बहुमत है, वो कोई ऐसा कानून पास कर दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों वाले उस सुरक्षा कवच को ही तोड़ दे। या मान लीजिए कार्यपालिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी नागरिक की स्वतंत्रता अकारण छीन ले, तो ऐसे में मध्यस्थता कौन करेगा? ये एक बहुत ही जायज डर है, क्योंकि अगर सिस्टम में आपस में ही टकराव होने लगे तो कोर्ट तो क्रैश हो जाएगा ना। बिल्कुल, और ये लोकतंत्र के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है, बहुमत की तानाशाही। और ठीक इसी खतरे से निपटने के लिए सिस्टम का तीसरा स्तंभ बनाया गया है, न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। ओहो, हमारे स्रोत न्यायपालिका को बहुत ही स्पष्ट रूप से संविधान का रक्षक बताते हैं। हाँ, तो ये एक तरह का स्वतंत्र एंटीवायरस है। बिल्कुल, एक एंटीवायरस की तरह। और इस एंटीवायरस के काम करने के लिए इसका स्वतंत्र होना सबसे बड़ी शर्त है। मतलब ये सरकार के कंट्रोल में नहीं हो सकता। सोचिए, अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनके वेतन का पूरा नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता तो क्या वे निष्पक्ष रूप से काम कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत में न्यायपालिका का एक एकीकृत और पदानुक्रमित ढांचा है, एक हायरार्की है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। और न्यायपालिका के पास सबसे बड़ी पावर है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता है और उसे शून्य मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अरे वाह, मतलब कानून रद्द। हाँ, यही वो शक्ति है जो विधायिका और कार्यपालिका को अपनी सीमाओं के भीतर रखती है और शासन के अंगों के बीच एक संतुलन बनाए रखती है। ओह, यह शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन ही वो कारण है कि सिस्टम इतने दशकों से बिना डहे खड़ा है। बिल्कुल, कोई भी एक अंग इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो पूरे ढांचे पर कब्जा कर सके। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो माइंड मैप के अगले हिस्से में आता है। जी देखिए, समाज कोई रुकी हुई नदी तो है नहीं। एकदम सही। जो कानून या नियम 1950 के दशक में बने थे, वे आज के दौर की नई सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? यहीं पर मुझे लगता है इस दस्तावेज की जीवंत प्रकृति की असली परीक्षा होती है। और इसी परीक्षा में पास होने के लिए संविधान निर्माताओं ने संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया, अमेंडमेंट्स। अच्छा, देखिए, ये मानना बहुत अहंकारपूर्ण होता कि 1950 में बैठे लोग आने वाले 100 सालों की हर समस्या का समाधान पहले ही लिख सकते हैं। हाँ, वो भविष्य तो नहीं देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने सिस्टम में समय के साथ अनुकूलन का एक टूल किट छोड़ दिया। ये टूल किट कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, इसके आंकड़े भी दिलचस्प हैं। बहुत बार हुआ है। अब तक 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, मतलब 100 से ज्यादा बड़े अपडेट्स। बिल्कुल। लेकिन हम माइंड मैप में 2 संशोधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। 42वें संशोधन को तो मतलब इसके व्यापक बदलावों के कारण लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया गया। 42वां संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद अध्याय है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपातकाल के दौरान लाया गया था।
इस संशोधन के जरिए संविधान के लगभग हर हिस्से में इतने भारी बदलाव किए गए कि शक्ति का एक बड़ा हिस्सा कार्यपालिका की तरफ झुक गया। अच्छा, मतलब बैलेंस गड़ गया। हाँ, और न्यायपालिका की शक्तियों को भी सीमित करने की कोशिश की गई। इसने उस चेक्स एंड बैलेंस वाले डिजाइन को गहराई से प्रभावित किया। तो ये एक तरह से एक ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट था जिसने सिस्टम के संतुलन को ही बिगाड़ दिया था। हाँ, आप इसे इस तरह से बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन इस जीवंत दस्तावेज की खूबसूरती पता है क्या है? क्या? ये कि इसमें खुद को सुधारने का मैकेनिज्म भी मौजूद है। इसके तुरंत बाद जब नई सरकार आई तो उसने 44वां संशोधन पारित किया। ओह, तो क्या 44वें ने 42वीं की गलतियों को ठीक किया? बिल्कुल। इस 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन असंतुलनों को ठीक करना था जो 42वें संशोधन ने पैदा किए थे। इसने न्यायपालिका की शक्तियों को बहाल किया और आपातकाल लगाने के नियमों को इतना सख्त कर दिया ताकि भविष्य में शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके। मतलब ये घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे समाज की जरूरतें और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां सिस्टम को चुनौती देती हैं, और कैसे सिस्टम उन चुनौतियों से सीखकर खुद को और मजबूत कर लेता है। ये तो बात हुई सिस्टम को समय के साथ अपडेट करने की, लेकिन माइंड मैप के अंतिम हिस्से में कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। हमने पहले बात की थी कि खतरे के समय ये सिस्टम कैसे एकात्मक हो जाता है। जी। इन सब के बीच हमारे माइंड मैप में कुछ इमरजेंसी SOS फीचर का भी स्पष्ट जिक्र है। देखिए, किसी भी बड़े तंत्र के पास विशिष्ट और अभूतपूर्व संकटों से निपटने के लिए एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। अनुच्छेद 352, 356 और 307 के तहत आपातकालीन प्रावधान इसी दिशा में काम करते हैं। ये किस तरह के संकटों की बात कर रहे हैं हम? जैसे अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो जाए या कोई गंभीर वित्तीय संकट आ जाए। अच्छा। तो ये SOS फीचर एक्टिवेट हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब घर में आग लगी हो तो फैसले लेने में देरी ना हो और पूरा तंत्र एक कमांड सेंटर के तहत तेजी से काम कर सके। बहुत लॉजिकल है। और ये भी स्पष्ट है कि ये केवल संकट के समय के लिए नहीं सोचता। इस दस्तावेज में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भी स्वतंत्र बैकग्राउंड प्रोसेसेस मौजूद हैं। जैसे अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना, एक स्वतंत्र संस्था जो ये सुनिश्चित करती है कि चुनाव सत्ताधारी दल के दबाव में ना हो। बिल्कुल, चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा लोकतंत्र को केवल दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित रखने के बजाय 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हाँ, जो कि सत्ता को एकदम जमीनी स्तर तक, गांव-गांव तक ले जाने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से जो जानकारी मिली है उसे एक जगह समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दस्तावेज केवल कानूनी धाराओं या अनुच्छेदों की कोई नीरस सूची बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा गतिशील, सांस लेता हुआ तंत्र है जो बहुत बारीकी से बुना गया है। ये एक तरफ मौलिक अधिकारों के जरिए हर एक नागरिक की व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करता है तो दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्यों के जरिए उन्हें समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। बिल्कुल सही। ये सामान्य दिनों में शक्तियों के पृथक्करण से तानाशाही को रोकता है और संकट के समय आपातकालीन प्रावधानों के जरिए पूरे राष्ट्र को एक सुरक्षित दिशा दिखाता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे गहरी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि किसी भी कानून की असली ताकत उसके अक्षरों में नहीं होती। तो किसमें होती है? परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की उसकी क्षमता में होती है। हमने 42nd और 44th संशोधन के उदाहरण से देखा कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल ने सिस्टम की परीक्षा ली और कैसे सिस्टम ने अपना संतुलन वापस पाया। अंततः समाज की जरूरतें ही कानूनों का भविष्य तय करती हैं। सच में ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। और यही बात हमें एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक मोड़ पे छोड़ जाती है। वो कैसे? देखिए, आज हम उस 1950 के दशक से बहुत आगे निकल चुके हैं। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी, डीप फेक और सीमाहीन ग्लोबल कनेक्टिविटी का युग है। बिल्कुल, सब कुछ डिजिटल है। हाँ, ये एक पूरी तरह से नई दुनिया है जहाँ चुनौतियां भौगोलिक नहीं बल्कि डिजिटल है। ऐसे में किसी के भी मन में ये सवाल आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में वे कौन सी नई और अनजानी समाज की जरूरतें होंगी जो इस जीवंत दस्तावेज के लचीलेपन और कठोरता के संतुलन की फिर से कड़ी परीक्षा लेंगी। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये 70 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा अधिकारों और तकनीकी एकाधिकार जैसी नई सदी की चुनौतियों के सामने अपना सुरक्षा कवच मजबूत रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है श्रोताओं को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही विषयों की गहराई में जाते रहेंगे।